हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिज़िक्स बाय टॉपर्स में। मैं हूं चित्रा और आज हम स्टडी करेंगे डिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन्स, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। चलिए आइए हेडिंग डालते हैं। टॉपिक है फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंध। या हम कह सकते हैं फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन्स, हाफ पीरियड जोन्स। इनको हम शॉर्ट में HP Z भी कहते हैं। देखिए फ्रेनेल ने क्या किया, फ्रेनेल ने डिफ्रैक्शन की व्याख्या करने के लिए जो एक तरंगाग्र है उसको अर्धावर्ती कटिबंध में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए डिफ्रैक्शन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो बना हुआ है हाइगन के तरंग सिद्धांत से, है ना, हाइगन के तरंग सिद्धांत और व्यतिकरण जो आपका इंटरफेरेंस है ना, इंटरफेरेंस जो है दोनों से मिलकर के बना हुआ है क्या, डिफ्रैक्शन, या हम कहें विवर्तन। कैसे इसको समझते हैं। देखिए हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या कहता है, जैसे सपोज किया मैंने एक लकड़ी का बॉक्स है, ये मेरे पास में एक लकड़ी का बॉक्स है, आयताकार बॉक्स है, इसके अंदर एक लाइट सोर्स रखा हुआ है और मैंने क्या किया, ये जो इसकी चारों दीवारें हैं आयताकार बॉक्स की, उसमें से एक दीवार पर यहाँ से लकड़ी जो है ये कटी हुई है, यहाँ से कट लगा हुआ है, तो यहाँ से रोशनी आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या है, एक लाइट सोर्स है जो यहाँ से ये लाइट आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो आने वाली लाइट है, इससे निकलने वाला जो प्रकाश है वो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन सबका मैंने लोकस ले लिया, मतलब बिंदुपथ ले लिया। बिंदुपथ लिया तो मुझे यहाँ एक तरंगाग्र मिल गया, मीन्स मुझे एक गोलीय तरंगाग्र मिल गया। ठीक है, अब हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या कहता है, हाइगन वेव प्रिंसिपल कहता है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक तरंगिका स्रोत की तरह से व्यवहार करता है। मतलब मेरे पास ये जो वेव फ्रंट है, ये जो सर्कुलर वेव फ्रंट है, गोलीय तरंगाग्र है, इसका एवरी पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट की तरह, सेकेंडरी सोर्स की तरह से बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये जो है ये लाइट को आगे ट्रैवल कराएगा, है ना, मतलब ये एक सोर्स की तरह से बिहेव करेगा, मतलब लाइट इमिट करेगा, लाइट को आगे भेजेगा, ये आगे लाइट ट्रांसमिट करेगा, ये आगे लाइट ट्रांसमिट करेगा। इस तरीके से लाइट जो है वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ती जाएगी। हाइगन का तरंग सिद्धांत ये कहता है। आगे जाने के बाद में ये सब किरणें जो हैं ये आपस में एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होंगी, अध्यारोपित होंगी, और अध्यारोपित होने से एक दूसरे के साथ में व्यतिकरण करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी, और उस इंटरफेरेंस की वजह से क्या होगा कि मुझे यहाँ पर ये जो पर्दा है इस पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो जैसे आपके पास में इंटरफेरेंस में आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, वैसे ही डिफ्रैक्शन के अंदर डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक लास्ट वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट बताया था, उस एक्सपेरिमेंट में भी अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला था वो डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा था, यहाँ तो आपको मिली थी मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना, इसके बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा मिला था, फिर उसके बाद में यहाँ फिर आपको इंटेंसिटी मिली थी, पर ये इंटेंसिटी सेंटर वाली इंटेंसिटी से कुछ कम थी। इसका मतलब डिफ्रैक्शन में भी अपने पास में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। तो ब्राइट, जैसे हम इंटरफेरेंस में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए कंडीशंस डिराइव करते हैं, वैसे ही हमें डिफ्रैक्शन में भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए कंडीशंस को डिराइव करना है। तो उसके लिए फ्रेनेल ने क्या किया, फ्रेनेल ने एक स्लिट से निकलने वाला जो तरंगाग्र है, जो आपका विवर्तित तरंगाग्र है, जो आपका डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, जब वो स्लिट से निकलता है, ध्यान है ना आप लोगों को, ये लाइट सोर्स है ना, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से ये लाइट जा रही है, यहाँ मैंने इस स्लिट को रख दिया, तो यहाँ ये जो स्लिट है इससे निकलने वाला जो तरंगाग्र है, ठीक है, उस तरंगाग्र के द्वारा कोई भी, अगर मैंने स्क्रीन रखी हुई है
जैसे सपोज़ किया मैंने इसके आगे, मैंने ये जो स्लिट है इसके आगे मैंने एक स्क्रीन को रख दिया, तो इस स्क्रीन पर किसी भी प्रेक्षण बिंदु P पर कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट, चाहे मैं यहाँ ले लूँ, चाहे मैं यहाँ ले लूँ, चाहे यहाँ ले लूँ, किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मेरे पास तीव्रता जो है वो अधिकतम होगी, न्यूनतम होगी, मैक्सिमम मिनिमम जो भी होगी, उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या किया फ्रेनेल ने, जो यहाँ से निकलने वाला गोलीय तरंगाग्र था उसको अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित कर दिया, है ना, हाफ पीरियड जोन्स में विभाजित कर दिया। अब हम देखते हैं हाफ पीरियड जोन्स क्या हैं। हाँ देखिए, पहले हम लोगों ने क्या किया, जो फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध है उनकी एक बार डेफिनेशन राइट डाउन कर ली है। क्या है, देखिए, विवर्तन में पर्दे पर स्थित बिंदु P पर, है ना, अगर आपने जैसे कोई स्क्रीन ली है, उस बिंदु P पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए, है ना, क्या किया हमने, तरंगाग्र को अनेक कटिबंधों में विभाजित कर दिया, हमने बहुत सारे जोन्स में डिवाइड कर दिया कि क्रमागत कटिबंधों से प्रेक्षण बिंदु P पर, क्रमागत कटिबंध मतलब जो आपके पास में 1 बाय 1 एक के बाद एक जो कटिबंध आएगा, उससे बिंदु P पर प्राप्त तरंगों में पथांतर कितना हो, λ/2, और अगर पथांतर या पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा तो कालांतर कितना होगा, डेल इक्वल्स टू कितना लिखते हैं हम, 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, है ना, पथांतर। तो हमने क्या किया, 2π/λ और पथांतर कितना है, λ/2, तो λ/2 पुट कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, पाई। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, जो अपने पास में स्लिट से डिफ्रैक्शन में स्लिट से निकलने वाला जो तरंगाग्र है, उस तरंगाग्र को हमको ऐसे जोन्स में डिवाइड करना है कि वहाँ से बिंदु P पर, जो आपका प्रेक्षण बिंदु P है, वहाँ पर आने वाली तरंगों के मध्य पार्ट डिफरेंस या तो λ/2 हो, या हमारे पास में कालांतर जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो, वो पाई हो। ठीक है, अब हम इसको एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं, तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, मैं डायग्राम बता देती हूँ, तो इसको हटा देते हैं। देखिए, जो आपने लाइट सोर्स लिया, लाइट सोर्स के बाद में आपने स्लिट को रखा, तो लाइट जैसे ही स्लिट से बैंड होकर के आएगी, जो आपके पास में विवर्तित तरंगाग्र आएगा, उस तरंगाग्र के लिए हमने सपोज कर लिया कि ये मेरे पास में एक तरंगाग्र रखा हुआ है, और ये तरंगाग्र जो है ये कौन सा है, ये एक ABCD तरंगाग्र है। ठीक है, और ये जो तरंगाग्र है इसका सेंटर पॉइंट हमने लिया, ये है इसका सेंटर पॉइंट O। ठीक है, आप इसको ऐसे मानिएगा कि ये इस तरीके से है, ये तरंगाग्र है। ठीक है, जैसे आपकी लैंप रखी हुई है, ये आपका लाइट सोर्स है, ये आपने स्लिट रखी, स्लिट में से लाइट गई और लाइट जाने के बाद में तरंगाग्र इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास में एक समतल तरंगाग्र है जिसका सेंटर पॉइंट जो है, ध्रुव जो है वो है O, और यहाँ मेरे पास में एक स्क्रीन है जिस पे मुझे क्या करना है, मुझे रिजल्ट ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, प्रेक्षण बिंदु ले लिया P, और इस P पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है कि प्रकाश की परिणामी तीव्रता क्या आएगी। डिफ्रैक्शन पैटर्न में P पर मेरे को ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मिनिमम में कितनी मिलेगी, है ना, ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये P बिंदु प्रेक्षण बिंदु ले लिया है। अब हमने क्या किया, देखिए, हमने P बिंदु को केंद्र माना, P को सेंटर मान करके क्या किया हमने, यहाँ पर हमने कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए, है ना, सर्कल्स ड्रॉ किए। कैसे ड्रॉ किए, जैसे अगर आपके पास में ये P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट है, आप सर्कल बनाएंगे तो आपने ये एक सर्कल बनाया, अब इससे बड़ी त्रिज्या का सर्कल बनाना है, हमने एक और सर्कल बनाया, फिर हमने इसके एक और सर्कल बनाया। ठीक है ना, ये P पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में, तो आपके पास में बहुत सारे सकेंद्रीय वृत्त बनेंगे, है ना, बहुत सारे कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो ऐसे ही मेरे पास में ये P पॉइंट है, और इस P पॉइंट को मुझे केंद्र मानते हुए मुझे बहुत सारे गोलीय वृत्त बनाने हैं, बहुत सारे सर्कल्स बनाने हैं, है ना। और वो सर्कल्स कैसे होने चाहिए कि उनसे आने वाली जो किरणें हैं उनमें हर एक में डिफरेंस जो है, जो पथांतर है वो कितना हो, λ/2 हो, या फेज डिफरेंस कितना हो, कालांतर कितना हो, पाई हो। ठीक है,
तो यहाँ इस P बिंदु को केंद्र मान करके हमने जो पहला गोला खींचा, जैसे मैं P बिंदु को केंद्र मान के यहाँ से फर्स्ट गोला जो खींचूंगी उसको मैं जब 2D में लूँगी तो वो मुझे कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। मैं इस O पॉइंट को हटा देती हूँ, यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना। जैसे मैं P पॉइंट से यहाँ से गोला खींच रही हूँ, उसको मैं देखूंगी तो मुझे गोला ऐसे ही तो दिखेगा, ये P पॉइंट है, गोला मैं ऐसे बना रही हूँ, फिर मैं ऐसे बना रही हूँ तो यही दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से वापस P को केंद्र मान करके हमने एक और वृत्त बनाया, है ना। इसी तरीके से P को वापस केंद्र मान करके हमने एक और वृत्त बनाया, ठीक है। लेकिन अगर सपोज किया ये पॉइंट O से जो पर्दे की दूरी है, P बिंदु तक की जो दूरी है वो मैंने सपोज किया ये कितनी है, मेरे पास में स्मॉल b है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वृत्त है, प्रथम वृत्त जो है, फर्स्ट सर्कल जो है, इस फर्स्ट सर्कल की डिस्टेंस कहाँ तक, P बिंदु तक, ये P बिंदु तक, ये कितनी होगी, ये होगी b प्लस λ/2। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, हम फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंध बनाने हैं, हाफ पीरियड जोन्स बना रहे हैं। तो हाफ पीरियड जोन्स में क्या होना चाहिए कि यहाँ से जैसे ही अपने पास में यहाँ जो अपने पास में सर्कल्स हैं, है ना, तो इन सर्कल्स से पहुँचने वाली जो तरंगे हैं, उन तरंगों के मध्य परस्पर पथांतर कितना होना चाहिए, λ/2 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, λ/2 का। तो हम क्या करें, λ/2 ऐड करते जाएंगे। तो अब मैं नेक्स्ट सर्कल पर जाऊँगी, इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ से मेरे को जो P पॉइंट की डिस्टेंस मिलेगी, ये जो P पॉइंट की डिस्टेंस मिलेगी ये कितनी हो जाएगी, B प्लस 2 बार λ/2 ऐड होगा, λ/2 प्लस λ/2, तो कितना हो जाएगा, B प्लस λ, है ना। ऐसे ही आप थर्ड वाले सर्कल पे जाओगे, थर्ड वाले सर्कल से फिर आप लोगे यहाँ, है ना। ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसा हो गया है, थोड़ा सा स्ट्रेट ले लेते हैं इस तरीके से, है ना, और इसको भी थोड़ा सा स्ट्रेट लेते हैं। तो एक मिनट, देखिए ये OP डिस्टेंस तो हो जाएगी आपके पास में कितना, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ OP इक्वल्स टू तो हो जाएगा कितना, B, है ना। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, अगर मैंने सपोज किया ये मेरे पास में M1 पॉइंट है ना, M1 पॉइंट है, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, M1 और P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, B प्लस λ/2, है ना। नेक्स्ट मैंने लिया M2, तो M2 और P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, B प्लस λ/2 तो है ही, और आगे जाएंगे तो प्लस λ/2 ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, λ/2 और प्लस λ/2 कितना हो जाएगा, लैम्डा। इस तरीके से मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, मैं nth नंबर वाले गोलीय तरंगाग्र पे जा सकती हूँ, है ना, nth नंबर वाले। तो उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट का नाम दे देते हैं MN, है ना। और उस पॉइंट से अगर हम P की डिस्टेंस लेते हैं, मैं इसको डैश से कर देती हूँ, ये डैश, है ना। तो ये आपके पास में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी MNP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B प्लस N λ/2, है ना। इस टाइप से ये डिस्टेंस आ जाएगी। अब इसके अंदर अपने पास में फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध कौन से हैं, देखो ये आपके पास में फर्स्ट सर्कल है और ये आपके पास में है सेकंड सर्कल, है ना। तो फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल के मिड का जो एरिया है ये कहलाएगा फ्रेनेल का अर्धावर्ती कटिबंध, ये कहलाएगा फ्रेनेल का अर्धावर्ती कटिबंध। अब आप देखो ये फ्रेनेल का जो अर्धावर्ती कटिबंध है ना, इसके कटिबंध का ये जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से पहुँचने वाली किरण जो है वो कितना चल रही है, B प्लस λ/2, है ना। और जो आउटर वाली किरण है, जो रे है, वो कितना चल रही है, B प्लस λ। अब आप माइनस करो, B प्लस λ माइनस B प्लस λ/2 कितना आएगा, λ/2 ही आएगा, है ना। तो हमें ऐसे अर्धावर्ती कटिबंध लेने हैं जिनसे P बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर कितना हो, λ/2 का अंतर हो, तो ये कहलाते हैं अर्धावर्ती कटिबंध। तो ये पहले नंबर का अर्धावर्ती कटिबंध है। अब मैं अगर यहाँ पर दूसरे वृत्त और तीसरे वृत्त के बीच की जो वलय है, जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसको लेती हूँ, तो ये मेरे पास में हो जाएगा सेकंड नंबर का अर्धावर्ती कटिबंध। ये जो एरिया है
ये हो जाएगा सेकंड नंबर का अर्ध आवर्ती कटिबंध, सेकंड नंबर का हाफ पीरियड जोन, ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध वो कटिबंध है जहाँ से पहुँचने वाली किरणों के मध्य कालांतर कितना है, λ/2 है, या हम कहें पथांतर कितना है, λ/2 है, या हम कहें कालांतर कितना है, पाई है। ये थी डेफिनेशन फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध की। हाँ देखिए, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या। तो हमने वही डायग्राम कंसीडर किया है। क्या है आपके पास में, सबसे पहले देखिए कि बिंदु P को आपने केंद्र मान करके यहाँ पर सकेंद्रीय वृत्त बनाए, और इन सकेंद्रीय वृत्तों से, है ना, सकेंद्रीय वृत्तों से पहुँचने वाली जितनी भी तरंगे हैं उनमें परस्पर पथांतर कितने का है, λ/2 का है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो आपके पास में पॉइंट O था, इस O पॉइंट से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको सपोज़ किया हमने कितना है, B है। उसके बाद में जो M1 पॉइंट है, M1 पॉइंट से P तक की जो डिस्टेंस ली है उसको हमने सपोज़ कर लिया वो कितना है, वो हो जाएगी कितना, B + λ/2, क्योंकि हमें कितने का पथांतर रखना है, λ/2 का। फिर आप M2 पर जाएंगे तो M2 से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, B। फिर हमने किया B + λ/2 ने हमने λ/2 प्लस कर दिया, तो कितना आ गया, B + λ। इसी तरीके से जब हम nth वाले पे जाएंगे तो nth Mn से P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, B + nλ/2। अब हमें क्या करना है, अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने पास में अर्धावर्ती कटिबंध कौन कौन से हैं। देखिए आपके पास में पहला अर्धावर्ती कटिबंध ये है ना, M1 वाला। दूसरा अर्धावर्ती कटिबंध है ये M2 वाला, और लास्ट जो अर्धावर्ती कटिबंध है वो कौन सा है, ये Mn वाला अर्धावर्ती कटिबंध है। ठीक है, तो अगर मुझे अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो मैं इन जनरल किसकी ज्ञात कर लेती हूँ, nth नंबर वाले की, Mn की। तो यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, OMnP। क्यों लिया ये वाला ट्राइंगल, यहाँ पर मैंने OMnP, क्योंकि आप जानते हो कि जो Mn नंबर का जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, OMn है। ये Mn नंबर का जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है, OMn, है ना। तो हमने क्या सपोज़ कर लिया, हमने सपोज़ किया कि अपने पास में OMn जो है वो त्रिज्या कितनी है, Rn है। जैसे फर्स्ट नंबर वाले की त्रिज्या है R1, सेकंड नंबर वाले वृत्त की त्रिज्या है R2, रेडियस, है ना, और लास्ट वाले की रेडियस कितनी है, Rn है। तो OMn कितना हो गया, यहाँ से Mn तक की डिस्टेंस, ये टोटल हो गया कितना, ये हो गया अपने पास में Rn। ठीक है, अब OP की डिस्टेंस कितनी है, OP है कितना, B। ठीक है, और MnP कितना है अपने पास में, B + nλ/2। तो ये जो पूरा ट्राइंगल बन रहा है, ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है अपने पास में, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ में ली। पाइथागोरस थ्योरम से कितना होगा, MnP का स्क्वायर कितना हो जाएगा, MnP² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, OMn, है ना, इसको ऐड कर लेते हैं, OMn का स्क्वायर प्लस, है ना, OP का स्क्वायर। तो यहाँ हमने कर दिया OP का स्क्वायर। वैल्यूज़ रख देते हैं, MnP कितना है, MnP है B + nλ/2। तो मैंने यहाँ कर दिया B + nλ/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OMn की वैल्यू कितनी है, Rn स्क्वायर प्लस OP की वैल्यू कितनी है, B²। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या ज्ञात करनी है, रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो रेडियस Rn² कितना हो जाएगा, Rn² को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। देखिए Rn² इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने पास में B + nλ/2 का होल स्क्वायर माइनस B²। तो हमने इसको कर लिया B + nλ/2 का होल स्क्वायर माइनस B²। इसको आप करेंगे तो ओपन करेंगे तो B² से B² कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास में कितना आ जाएगा,
एक टर्म तो आ जाएगी हमारे पास में 2 वाली, तो 2 कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी एन लैम्डा बाई 2, और प्लस में कितना आ जाएगा एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, यहाँ मैं 2 को 2 से कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इस डायग्राम को मैं हटा देती हूँ क्योंकि मुझे आगे करनी है कैलकुलेशन। हाँ, तो आपके पास में जो आर एन है ना, आर एन का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा कितना, एन बी लैम्डा प्लस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4 का रूट। ठीक है, अब आप जानते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश के लिए लैम्डा जो होता है, लैम्डा किस में होता है, 10⁻⁻7 में। अब आप -7 का स्क्वायर करो, -14, तो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻14 कैसा है, और छोटा है। यानी कि मैं लैम्डा का जैसे स्क्वायर करूँगी ना, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, है ना। तो ये वाली टर्म जो है ये कैसी हो जाएगी, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम जब नेगलेक्ट कर देंगे तो अपने पास में जो इफ़ेक्टिवली आर एन की वैल्यू है वो हो जाएगी कितना, आर एन इक्वल्स टू रूट एन बी लैम्डा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या कितनी होती है, आर एन इक्वल्स टू रूट एन बी लैम्डा। हाँ देखिए, अब आप लोगों के पास में ये आ गया एनवें अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या आर एन, है ना। मतलब जो आपके पास में nth नंबर का हाफ पीरियड जोन है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, है ना। nth नंबर का जो हाफ पीरियड जोन है उसके लिए आ गया आर एन इक्वल्स टू रूट एन बी लैम्डा, ये nth नंबर के लिए है। ठीक है, अब अगर जैसे मुझे फर्स्ट अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या निकालनी है, तो फर्स्ट अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या कितनी है, r1, तो कितनी हो जाएगी, रूट बी लैम्डा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सेकंड वाले के लिए हमने निकाला, तो सेकंड वाले के लिए कितनी हो गई, 2b लैम्डा, n की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसका मीन्स क्या है कि अपने पास में जो त्रिज्या है वो त्रिज्या किसके प्रोपोर्शनल है, त्रिज्या जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, रूट एन के। ठीक है, ये कंक्लूज़न हमने निकाल लिया। जैसे जैसे हम सेंटर से आउटर साइड में जाते जाएंगे सर्कल्स पे, जैसे जैसे हम सेंटर से आउटर साइड में जाते जाएंगे सर्कल्स पे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, अपने पास में रेडियस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं इसी में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं अर्धावर्ती कटिबंध। जो आपका हाफ पीरियड जोन है, अर्धावर्ती कटिबंध, है ना, कि बिंदु P से औसत दूरी। तो अभी हम लेते हैं यहाँ पे कौन सा, nth नंबर का, जो nth अर्धावर्ती कटिबंध है उसके बिंदु P से हम औसत दूरी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए आपको nth नंबर का अर्धावर्ती कटिबंध लेना है, तो पहले तो आप ऐसे ध्यान करिए, ये एक सर्कल है और ये एक दूसरा सर्कल है। ठीक है, तो ये जो था ये तो आपके पास में था mn, अगर मैं इसको नीचे वाले को लूँ तो इसको मैं ले सकती हूँ mn-1, और इन दोनों के मध्य में ये जो पूरा वृत्त बना हुआ है ना, ये है अर्धावर्ती कटिबंध। ठीक है, ये जो एरिया बना हुआ है ये है अर्धावर्ती कटिबंध। तो हमें क्या करना है,
हमें इस अर्धावर्ती कटिबंध की बिंदु P से औसत दूरी ज्ञात करनी है। मतलब मुझे इस अर्धावर्ती कटिबंध की, या सपोज किया ये बिंदु P है तो इससे औसत दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो MN से P की डिस्टेंस जो है कितना ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं MN P। कितनी थी हमारे पास में पहले वाले डायग्राम से, वो थी कितना B प्लस एन लैम्डा बाई 2, है ना। ठीक है, और नीचे वाला जो है MN-1, उसके लिए P तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी अपने पास में कितना MN-1 P इक्वल्स टू B प्लस एन की जगह हम पुट कर देंगे N-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब हमें निकालनी है इस वलय से, ये जो क्षेत्र है, ये जो कटिबंध है, ये जो जोन है, इस पर्टिकुलर जोन के लिए हमें एवरेज डिस्टेंस निकालनी है, औसत दूरी निकालनी है। तो हम क्या करें, इन दोनों डिस्टेंस का औसत निकाल लें, एवरेज निकाल लें। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, औसत दूरी कितनी है, x है। कौन से नंबर के लिए, कौन से नंबर का कटिबंध है, nth नंबर का। तो xn इज इक्वल टू, हमने इन दोनों का औसत निकाला, कितना किया b प्लस एन लैम्डा बाई 2 प्लस, और एक मिनट है ना, यहाँ कर देते हैं b प्लस N-1 लैम्डा बाई 2, है ना। और इन दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो मैंने कर दिया xn इज इक्वल टू, यहाँ मैंने कर दिया हाफ। ठीक है, और ये हाफ दोनों पे लगा हुआ है ऐसे। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हाफ b और प्लस b, कितना हुआ 2b प्लस एन लैम्डा बाई 2, है ना, प्लस एन लैम्डा बाई 2 कितना हो गया एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो हाफ अंदर जाएगा, हाफ अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा b प्लस, ठीक है ना। और ये और ये हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा, दोनों में से कॉमन, और एलसीएम कितना आ गया 4, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। ये वैल्यू आ गई आपके पास में xn की। ठीक है, जो फ्रेनेल का अर्धावर्ती कटिबंध है उसकी प्रेक्षण बिंदु P से औसत दूरी। और ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये डिराइव करवाई जाती है। कितना आ गई xn इज इक्वल टू b प्लस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। इसको हमें याद भी कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। हाँ, अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध में उनका रेडियस, है ना, और जो अर्धावर्ती कटिबंध है, जो हाफ पीरियड जोन है, उसके लिए हमने कैलकुलेट किया उसकी बिंदु P से औसत दूरी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो अर्धावर्ती कटिबंध है उसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है ना, एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल हम वही nth नंबर का जो अर्धावर्ती कटिबंध है उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों के पास में किस टाइप से है, देखिए, अगर मेरे पास में ये है, ये O पॉइंट है, ये MN-1 वाला पॉइंट है, और इसके साथ में ये वाला MN पॉइंट है ना। तो ये अपने पास में है अर्धावर्ती कटिबंध, ये वाला एरिया ना, ये है वलय, इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है।
ये एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो nth नंबर का जो सर्कल है उसमें से हम क्या करें, n-1 वाला जो सर्कल का एरिया है उसको माइनस कर दें, है ना। तो अपने पास में कितना आ जाएगा, जो nth नंबर का अर्धावर्ती कटिबंध है, जो nth नंबर का हाफ पीरियड जोन है, उसका टोटल एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन या n में अर्ध आवर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल, है ना। तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, क्या करना चाहिए हमें, पहले वाले का एरिया कितना होगा, पहले वाले की रेडियस कितनी है rn, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना, पाई rn स्क्वायर, और इसमें से माइनस किसको कर दें, इसके क्षेत्रफल को। इसकी रेडियस कितनी है, जैसे सपोज़ किया यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस तो है rn, और ये वाली जो रेडियस है ये कितनी है, ये है n-1, है ना। तो हमने किया इस एरिया में से हम माइनस कर दें कितना, पाई n-1 के स्क्वायर को। ठीक है, अभी हमने डिराइव किया rn की वैल्यू कितनी आई थी, rn इक्वल्स टू कितना था, ये हमारे पास था रूट में n b लैम्डा प्लस n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया इस एक्सप्रेशन में। तो ये एक्सप्रेशन क्या चेंज हो जाएगा, देखो पाई एज इट इज आ जाएगा, दोनों में से हमने पाई कॉमन ले लिया, है ना, या हम दोनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचता है हमारे पास में, rn स्क्वायर माइनस r जो n-1 है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब rn स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, तो rn स्क्वायर कितना हो गया, ये रूट हट जाएगा, कितना बन जाएगा, n b लैम्डा, कितना हो जाएगा, एन बी लैम्डा प्लस n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4। ये हुई वैल्यू rn स्क्वायर के लिए। अब हमें लिखनी है rn-1 का स्क्वायर, तो हम क्या करें, n की जगह क्या पुट कर दें, n-1, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये बन जाएगा n-1 b लैम्डा प्लस n-1 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, पाई दोनों में कॉमन है, पाई हमने एज इट इज़ ले लिया। अब देखते हैं एन बी लैम्डा, और ये प्लस में कितना है एन बी लैम्डा, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 2n बी लैम्डा प्लस, अब यहाँ पर अच्छा सॉरी ये माइनस करना है ना, तो यहाँ मैंने माइनस कर दिया, है ना। तो एन बी लैम्डा माइनस एन बी लैम्डा कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ से हो गया माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया बी लैम्डा, तो हमने लिख दिया ये बी लैम्डा। ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया और ये टर्म, दोनों टर्म सॉल्व हो गए। अब ये बचा एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4, है ना, माइनस यहाँ से भी आएगा एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4, कैंसिल हो जाएगा। फिर ट्वाइस वाली टर्म आएगी, कितनी आएगी +2, है ना, +2 में कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा 2n, है ना, यहाँ से कितना आएगा 2n लैम्डा स्क्वायर बाय 4। ठीक है, माइनस का आएगा, माइनस माइनस मिलके कितना हो गए प्लस हो गए, ये माइनस साइन है। ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस, अब हमारे पास में यहाँ से एक और कोएफिशिएंट कितना आएगा 1 लैम्डा स्क्वायर बाय 4, तो माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये टर्म बनेगी n स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा -2n + 1। हाँ ठीक है ना। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में जो एरिया है, इस एरिया को मैं डिनोट कर देती हूँ ए एन से, nth नंबर का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बी, एक मिनट, बी लैम्डा प्लस, अच्छा यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 4 को, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2n - 1 लैम्डा स्क्वायर बाय 4। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में nth नंबर के अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, आप ये देखो कि ये जो क्षेत्रफल है इसमें भी सेम वही कंडीशन आ रही है। क्या कंडीशन आ रही है, इसमें लैम्डा स्क्वायर की टर्म आ रही है
है ना। और लैम्डा हम किस में लेते हैं, 10⁻⁻7। लाइट का ऑर्डर कितना है, 10⁻⁻7। -7 का स्क्वायर क्या है, 10⁻14। तो कितना हो गया, और छोटा हो गया है ना, और स्मॉल हो गया। तो हम इस टर्म को क्या करेंगे, इस टर्म को यदि हम नेगलेक्ट कर दें तो हमारे पास में जो एरिया है AN वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना, πb लैम्डा। तो nth नंबर के अर्धावर्ती कटिबंध का एरिया कितना आया, πb लैम्डा। अब मैं फर्स्ट नंबर का अर्धावर्ती कटिबंध लेती हूँ, तो फर्स्ट कटिबंध का अर्धावर्ती कटिबंध का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा मेरे पास में वापस πb लैम्डा, क्योंकि n पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना। A2 के लिए लेते हैं n = 2 के लिए, सेकंड अर्धावर्ती कटिबंध के लिए तो भी कितना आएगा, πb लैम्डा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि फ्रेनेल के अंदर सभी अर्धावर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल कैसा होता है, समान होता है। क्या होता है फ्रेनेल में, सभी अर्धावर्ती, है ना, सभी अर्धावर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल लगभग समान होता है। मैंने लगभग इसलिए लिया है, लगभग समान होता है। इसका कारण ये है, इसमें आ रहा है टर्म लैम्डा स्क्वायर का, है ना। यहाँ पर ये जो लैम्डा स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है ना, इसमें n है। तो यदि हम इस एक्सप्रेशन को लेंगे ना तो हमारे पास में सारे क्षेत्रफल समान नहीं आएंगे। जब हम ये एक्सप्रेशन लेंगे तब हमारे पास में सारे क्षेत्रफल समान आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि सभी अर्धावर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल जो है वो कैसा होता है, लगभग समान होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपने पास में आ गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लेंदी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कोई कमी हो तो कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करते रहिए अपनी पढ़ाई। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।